बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक ऑडियो सुनाई थी पिछले एक वीलॉग में, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे मिर्ज़ा अफरीदी के यहाँ पे फार्म हाउस पे लाहौर में। वो ये कह रहे थे कि आलिया हमजा साहबा को बुलवाया था, लेकिन वो बहुत मसरूफ़ थी और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। उसके बाद आलिया हमजा साहबा ने बताया कि जी मुझे तो यहीं से पता चल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, और ये 90 दिन कहाँ से आ गए ये भी यहीं से पता चल रहा है। तो आलिया हमजा साहबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया, इस बात की तरदीद कर दी जो सलमान अकरम राजा साहब ने कही थी। यानी राजा साहब ने कहा बुलवाया था, आलिया हमजा साहबा ने कहा जी नहीं बुलवाया था, और मुझे तो यहां पता चल रहा है कि मैं मसरूफ थी। 90 डेज वाले मामले पे और भी तनकीद हो रही है, लेकिन अब मैं आपको एक ऑडियो और सुनाता हूं। ये ऑडियो शेख वकास अकरम साहब की है। इसमें वो आलिया हमजा साहबा को कुछ और पैगाम दे रहे हैं। जरा ये ऑडियो आप सुनिए। क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं, तो इसमें वो पार्टी की तरफ से मेरी अभी बात हुई है जो मुंतजमीन है इसके, मैं तो सिर्फ आपको इतला दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ एमएलए एमपीज के अलावा वो कोई नहीं वो करना चाहते जी। अच्छा जी, आपने शेख वकास अकरम साहब को सुना, तो शेख साहब कहते हैं जी कि सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की है, और उसकी रीजन वो ये बताते हैं कि जी तनकीद होती है कि एमएनए एमपीएस नहीं करते काम कोई, और ये नहीं निकलते, तो लिहाजा एमएनए और एमपीएस को इस दफा बुलाया गया है। तो एक तो ये मामला है कि एमएनए एमपीएस के ऊपर जो तनकीद करती है अवाम, वो ये करती है कि जब मार खाने की बारी आती है, डंडे खाने की बारी आती है, जब गोलियां खाने की बारी आती है, तो तब इन्होंने गोलियां नहीं खाई। एतराज वो ये करते हैं। हालांकि बहुत सारे एमपीएस एमएनए मैं जाती तौर पर जानता हूं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 50-50 तो मुकदमे हुए हैं। अभी शेख वकास अकरम के अपने घर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। यहां पंजाब में गिरफ्तारियां धड़ाधड़ की जा रही हैं। हाल ही में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। लोगों का जीना हराम किया हुआ है पंजाब में खास तौर पे। तो ये एमपीए और एमएनए भी हैं जो ये बर्दाश्त करते हैं, और आम कारकुनों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है। लेकिन ये शिकवा कारकुन करते हैं कि कारकुन तो निकलते हैं अपना सब कुछ दांव पर लगा के, लेकिन जो पार्टी की क़यादत है खास तौर पे अरकान असेंबली, वो उस तरह जोर नहीं लगाते जैसे उन्हें लगाना चाहिए। ये शिकवा भी साथ साथ चलता रहता है। तो उन्होंने कहा जी एमएनए और एमपीए कहते हैं कि एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हमने बुलाया, वो नहीं आई। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं, और ना बुलाने की वजह यह है कि यह सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का था। अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें तो मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे बेशुमार ऐसे लोग मौजूद थे जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। यानी वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, और ज्यादातर लोग वो थे जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, जो ना सूबाई असेंबली के रुकन है ना कौमी असेंबली के रुकन है। तो अगर वो सब लोग आ गए तो फिर मिर्जा अफरीदी खुद भी तो वहां मौजूद था ना, वो भी तो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो वो भी वहां मौजूद था। तो आलिया हमजा वहां मौजूद क्यों नहीं थी, हालांकि आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है। यह सवाल जब उठाया गया तो इसके अभी तक कोई जवाब सही तरह आया नहीं। अच्छा, ये ऑडियो लीक हो गई, और इसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने उनकी एक और ऑडियो आई जिसमें उन्होंने बड़ी टिका के तनकीद की है कि हमारी ऑडियोज लीक की जाती है और ये सोशल मीडिया के ऊपर बयानियां बनाए जाते हैं, ज्यादती की जाती है। तो ये क्योंकि पार्टी के अगर अंदर की कोई बात है ना, आपस की कोई बात है, तो वो ऐसे ऑडियोज लीक हो जाना भी जरा मायूब लगता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सब चलता है आजकल कि पार्टी की अपनी लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी एक तो मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया जा रहा है, इसके ऊपर पार्टी हराना। अच्छा, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, ये मैं आपको वो बात बताने लगा जो मेरी जाती तौर पर लोगों के साथ बात हुई है। जो लोग मिर्जा अफरीदी के घर गए उनमें से कई लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा जी आप जब मिर्जा अफरीदी के घर गए तो आप क्या प्लान करके गए थे? तो मुझे जितने लोगों से मेरी बात हुई उन सबने मुझे ये कहा कि हमें पता ही नहीं था कि हम उनके घर जा रहे हैं। मैं कहा यार आप छोटे बच्चे हैं, आपको क्यों नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं? आप वहां से चल पड़े खैबर पख्तूनख्वा से काफिले लेकर के, जनाब हम जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर के साथ। वो हमें कहां लेकर जा रहा है? कहते जी हमें ये पता था लाहौर जाना है। हमें व्हाट्सएप की लोकेशन भी शेयर की गई थी कि अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो ये लोकेशन है जहां पे पहुंचना है, ये फार्म हाउस है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये फार्म हाउस मिर्जा अफरीदी का है, या हमें तो ये भी नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी का लाहौर में कोई फार्म हाउस भी है। अच्छा, इस बारे में तो वाकई मुझे भी नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी का लाहौर में वाकई कोई फार्म हाउस है। तो इस पे मैं इसलिए भी एतबार करता हूं कि इससे पहले कभी ये हाईलाइट हुआ भी नहीं कि रायविंड में कोई मिर्जा अफरीदी का भी अपना कोई फार्म हाउस है। बहरहाल ये फार्म हाउस तो वहां मौजूद है, और यहां पे बड़ी तादाद में, पता नहीं वो उनका है या उनके किसी रिश्तेदार का, लेकिन जो भी है वहां पे मिर्जा अफरीदी साहब ने बंदोबस्त किया हुआ था और ये सारे वहां पहुंच गए। इनकी अक्सरियत ये जानती नहीं थी कि उन्हें मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर ले जाया जा रहा है, और ये उन सबका दावा है। यानी जितने लोगों ने मेरे साथ बात की उन्होंने कहा जी हम बाकियों की तरफ से भी आपको बता देते हैं कि चंद लोगों के अलावा ये लोगों को पता ही नहीं था कि हमें कहां लेकर जा रहे हैं। हम तो काफिले के अंदर चले गए, जहां पे हमें हमारे कायद अली अमीन गंडापुर साहब ले गए, हम उनके पीछे पीछे चले गए।
इमरान खान साहब की फैमिली को भी इवन ये नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी के घर जा रहे हैं ये लोग सारे इकट्ठे होकर, नहीं पता था, उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। बहरहाल ये वहां पहुंच गए और ये मैं उनकी फैमिली से कंफर्म करके आपको बता रहा हूं, मैंने डायरेक्ट तो बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने बात की उन्होंने मुझे बताया कि जनाब उनको 2-3 चीजों का तो फैमिली को नहीं पता था। एक, वो बड़े हैरान हुए कि मिर्जा अफरीदी, और दूसरा वो बड़े हैरान हुए कि ये 90 दिन का मामला कहां से आ गया बीच में, ये 90 डेज का गेम कहां से खेल दिया गया। अब नॉर्मली वैसे ये साद रसूल साहब ने भी इस पे यही तबसरा किया और बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा तहरीक का मोमेंटम तोड़ देते हैं, जब वो कहीं ऊपर जाने लगती है उस वक्त तोड़ देते हैं। पहले जब डी चौक पे सारे पहुंचने लगे थे तो गंडापुर साहब डी चौक के बजाय घर चले गए, केपी हाउस चले गए, और वहां पे उन्होंने फ्रेश होने के बाद वो पहाड़ों पे चढ़ गए और पता नहीं क्या कुछ करके वो वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। एक तो ये हुआ। दूसरी मरतबा कारकुनों को गोलियां लग रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, गंडापुर साहब डी चौक आने के बजाय पिछले चौक से ही वापस मुड़ गए और लोगों को वहां निहत्ता छोड़ के गोलियां खाते हुए, जख्मी होते हुए वो वहां से निकल गए। लोग लापता भी हुए, इन्होंने ही बताया, हमने तो नहीं बताया, इन्होंने कहा कि लोग लापता हुए, उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी जुनैद अकबर साहब भी कह रहे थे कि हमें बताया जाए, हमने तमाम आईजीज को लिखा अपने लापता अफराद के हवाले से, हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो गंडापुर साहब ये मोमेंटम तोड़ देते हैं। इस मरतबा उन्होंने मोमेंटम बहुत जल्दी तोड़ दिया, पहले ही तोड़ दिया या कोशिश की है तोड़ने की। मैं बताता हूं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वो चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन 90 दिन वाला मामला कहां से आया इस पे सारे हैरान है। ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं अहमद खान न्याजी, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और उन्होंने क्या कहा इस बारे में, लोग काफी वहां गुस्से में थे, वो एक खिताब कर रहे थे अहमद खान न्याजी, उन्होंने क्या कहा जरा ये भी आप सुन लें। हमें 300 दिन 90 दिन नामंजूर है। हमें सलीमा खान ने 5 अगस्त का टाइम दिया है। हमने जहाँ 5 अगस्त को हमें टाइम चाहिए। हम हर गली जाएंगे, हर मोहल्ले जाएंगे, हम हर शहर जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। हम नहीं बैठेंगे जब तक खान हमें ट्रक की नापति दिखाओ। कभी मुज़ाकरात से दिखाते हो, कभी 5 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी ईद से पहले, कभी ईद से बाद। हम बस हो गई हमारी अब 2 साल से हमारा लीडर अंदर है, बहुत हो गया। अच्छा जी, ये भी कह रहे हैं जी हमें ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं, कभी हमें कहते हैं जी ईद से पहले, कभी कहते हैं ईद के बाद, रोज एक नई कहानी हमें सुना दी जाती है, हमारी बस हो गई है। और ये इमरान खान साहब वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हुए हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त वफाक में मौजूद है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट मुयस्सर है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ना डालती तो शहबाज शरीफ कभी भी हुकूमत ना बना पाते। तो पीपल्स पार्टी और PMLN जो कुछ भी वफाक में हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों के लिए दोनों जिम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान में जो कुछ भी मईशत के साथ हुआ, जो कुछ भी मुआशरत के साथ हुआ, और पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इक्वली हैं। और इन दोनों से जिम्मेदार हैं इनको लाने वाले, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब खाली मैदान में ये बड़के मार रहे हैं। बिलावल ने कुछ बड़े मज़ेदार किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। यानी बिलावल ये बातें कैसे कर सकते हैं। बिलावल ने एक तो ये दावा कर दिया कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी बेसिस बंद करवा दी थी, यानी ये आसिफ अली जरदारी का कारनामा है। हालांकि हकायक क्या है वो जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ब्लैक वाटर्स आसिफ अली जरदारी के दौर में बदतरीन काम पाकिस्तान में कर रहे थे। रेमंड डेविस वाला इंसिडेंट आपको याद है, कैसे उसको बचाकर पाकिस्तान से निकाला गया था। आसिफ अली जरदारी थे उस वक्त पाकिस्तान में, उनकी हुकूमत थी। यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमत कर रहे थे। फिर ड्रोन हमले जो पाकिस्तान के अंदर हुए, सबसे बड़ी मिकदार में और सबसे ज्यादा तादाद में ड्रोन हमले पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। सबसे ज्यादा जरदारी साहब, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। विकीलीक्स आपको याद होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए। विकीलीक्स के एक इंकशाफ के मुताबिक अगस्त 2008 में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की हमायत की थी। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारतखाने की दस्तावेजात के मुताबिक, ये अमरीकी सफारतकार जो हैं वो फिर अमेरिका को लिखते हैं ना ईमेल्स, वो वहां से लीक हो गई थी और विकीलीक्स के अंदर ये सारी चीजें सामने आ गई थी। तो अमरीकी सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ड्रोन हमलों की हमायत की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात में कहा था कि हम पब्लिकली या कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, हम अवामी तौर पर ड्रोन हमले के खिलाफ मौक़िफ़ बनाएंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आप ड्रोन हमले जारी रखिएगा। यानी एहतजाज से सिर्फ हम आवाम को मुतमईन करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक खराब ना हो। आप ड्रोन हमले करते रहे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
किया था और अमेरिकन दस्तावेजात के अंदर इसका इंकशाफ हुआ था, विकीलीक्स के अंदर। तो बिलावल कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं? उन्होंने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, कैदी नंबर 804 को 420 कहा उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली नॉट, वो कह ही नहीं सकता था अगर जरदारी ना होता तो उसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान में कत्ल किया गया, अमरीकी मरीन्स आए अफगानिस्तान से फ्लाई करके और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एबटाबाद वो पहुंचे, और एबटाबाद में जहां पे फौज की ट्रेनिंग होती है वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे, और उसामा बिन लादेन को मार के उसकी लाश उठाकर ले गए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका को फौरी तौर पे मुबारकबाद दी और ये खबर अमेरिकन मीडिया के ऊपर और हर तरफ छप भी गई थी। अब जज्बात में आकर इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि अवाम तो सख्त नाराज है और पाकिस्तान की फौज इसे अपनी बेइज्जती समझ रही है, लिहाजा फिर इन्होंने मुजम्मती बयानात हल्के हल्के देना शुरू किए। लेकिन उसामा बिन लादेन के मरने पे भी जरदारी हुकूमत ने यही कहा था कि जनाब जबरदस्त हो गया। इसके अलावा जरदारी हुकूमत को वो कहते हैं जी 2013 में खत्म किया गया था, बिलावल ये कहते हैं। लेकिन 2008 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत बनी थी, फिर इन्होंने 18वीं तरमीम भी मिलकर PMLN के साथ और सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर इन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी और वो कंसेंसस था हर पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर। आजकल उसके ऊपर शब खून मारने की एस्टेब्लिशमेंट तैयारियां कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम पाकिस्तान के सियासतदानों का एक कारनामा है और शानदार कारनामा है, और जो लोग उसके अंदर शामिल थे, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी लोग, ये सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इमरान खान साहब तो उस पार्लियामेंट में थे ही नहीं, उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया जो उन्हें बाद में लगा कि उनका गलत फैसला था। बहरहाल 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत को खत्म किया गया। बिलावल ने यह दावा किया नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरदारी साहब की हुकूमत आती है 2008 में, 2013 में हुकूमत खत्म हो जाती है और एक नया इलेक्शन होता है 5 साल पूरा करने के बाद। उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो जाती है, लेकिन बिलावल बज़िद है कि नहीं हमारी हुकूमत खत्म की गई थी। तो लोगों को वहां पे वो कहानियां सुना रहे हैं, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट बैंक था या जिनके पास नजरिया था या जिनके पास कोई नैरेटिव था जो लेकर जा सकते थे पब्लिक के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसको अमली तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी 1 दर्जन मरतबा कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कठपुतली हुकूमत के अलावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई और हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो सफाया कर देती बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। ये हकीकत एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया। एक बात आप मेरी अपने जहन में रखें, लोग आपको कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से में है, ये 9 मई की वजह से नहीं जाने दे रहे, ये जनाब PTI वाले माफी नहीं मांग रहे इसलिए हो रहा है, या जनाब ये फलानी वजह है। कोई वजह नहीं। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो जाए या एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का यकीन हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट लेने की अहलियत नहीं रखती, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर से सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। ये इतनी बदनामी सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इनको इस बात का पता है कि इनको मैदान में छोड़ेंगे ये जीत जाएंगे। इतनी बदनामी लेने की जरूरत नहीं है। अगर PTI इलेक्शन हार रही हो तो उसको इलेक्शन लड़ने देंगे, क्यों नहीं लड़ने देंगे? वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लड़ने दे रहे कि उनको आइडिया है कि ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में। अब उनको निकालने के बाद आप अपने बंदे खड़े करें, जो मर्जी करें। देखिए, हुकूमत इतनी डरी हुई है कि इन्होंने अपना बजट आगे कर दिया। ये जो बजट पेश किया जाना था, ये इस इलेक्शन से पहले पेश होना था, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है असूली तौर पे, लेकिन इसको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया। वजह यह है कि बजट के अंदर जो अवाम की दुर्गत बनने जा रही है, जो ये अवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर, अगर ये बजट पास होने के बाद आते और आकर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ते तो इनकी अवाम ने वहां पे दुर्गत बना देनी थी, क्योंकि इन्होंने अवाम की दुर्गत बनाई हुई थी। तो अवाम की गत बनाने जा रहे हैं ये लोग, जो इन्होंने आज तक अवाम के साथ किया उनका खून नचोड़ने जा रहे हैं बजट में। तो उस बजट के बाद ये अवाम को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहते, लिहाजा इन्होंने पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ना है, वहां पे वोटिंग करवानी है, और उसके 2 या 3 दिन के बाद आकर इन सब ने बैठकर टाई पैंट कोट पहन के वोट डालना है और अवाम के हक पे डाका डालते हुए एक और जालिमाना बजट IMF के कहने के ऊपर इन्होंने मंजूर करवा देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ बैरिस्टर घोर को इजाजत मिली है ये इलेक्शन लड़ने की, और उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं, ताकि ये इलेक्शन बाद में लेजिटिमाइज कर दिया जाए, यानी इस इलेक्शन को जवाब दे दिया जाए। बैरिस्टर घोर आप जानते हैं, उनसे आसिम मुनीर साहब भी खुश हैं, उनसे इमरान खान साहब भी खुश हैं, उनसे सारे ही खुश रहते हैं, वो किसी को नाराज करते ही नहीं, अच्छे आदमी हैं बहुत। तो बैरिस्टर घोर जो है वो इस इलेक्शन को कानूनी जवाब फराहम कर देंगे। ये भी गए हैं वहां पे कंपेन करने के लिए, और वो पब्लिकली इतने पॉपुलर आदमी तो है नहीं, लेकिन जैसे भी मार धाड़ बेचारे कर रहे हैं और जितनी उनको इजाजत मिलती है उतनी भाग दौड़ वो कर भी लेते हैं, और वहां पे जिस किस्म का माहौल है उसमें इलेक्शन जीतने के तो इम्कानात बनने नहीं दे रही
हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट। और अगर कहीं आवाम वहां पे डट गई और खड़ी हो गई तो फिर इलेक्शन वाले दिन के बाद बैरिस्टर गौर जैसे लोग काम आएंगे कि ठीक है जी ये इलेक्शन हो गया और ये मामलात को ठंडा कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब होते हैं और अवाम के भी करीब अपने आप को रखते हैं। तो जैसे ही अवाम का गुस्सा बढ़ता है तो वो अवाम के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को डिफ्यूज कर देते हैं। ये किरदार आप देखेंगे आज से थोड़े दिन के बाद जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन चोरी कर लिया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े तरीके से इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान की कैद तन्हाई को नॉर्मलाइज किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया होने के मामले को नॉर्मलाइज किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कत्लेआम को नॉर्मलाइज किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में गैर आईनी गैर कानूनी तमाम कामों को नॉर्मलाइज किया गया। आईनी अदालत, आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला सारा सिस्टम, हर चीज़ को नॉर्मलाइज किया गया ना, वरना ये तो हुकूमत ही जाली है। इस हुकूमत को अभी तक नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़े रफ्ता रफ्ता ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इलेक्शन होगा और बाद में उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। अब डिपेंड करता है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर कि वो कितना डट कर खड़े होते हैं और किस तरीके से वो अपना हक छीनने की कोशिश करते हैं। वहां के नौजवानों पर डिपेंड करता है। अगर वो खड़े हो जाएंगे तो वो बच जाएंगे, वरना उनकी हालत भी पंजाब वालों जैसी होगी, पाकिस्तान वालों जैसी होगी। जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है उनके साथ भी वही हो जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत गिराने के हवाले से ना कुछ इंकशाफात मजीद सामने आए। रिजवान गलजी साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक पूरा एक प्रोग्राम किया है और उनके साथ जो है वो एक और सहाफ़ी भी मौजूद थे, हमारे दोस्त। तो इन दोनों ने जो बातचीत की है ज़राए से कमोबेश यही चीज़ें मुझे भी पता चली। वो बात ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बन जाएं। सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी शहजाद अकबर साहब ने। उन्हें किसी सोर्स ने बता दिया था कि चक शहजाद में राणा सनाउल्लाह की, अली अमीन गंडापुर की, शेर अफजल मरवत की और चंद लोगों की मीटिंग हुई और कोई कार्रवाई डलने वाली है। फिर शेर अफजल मरवत साहब आईनी अदालत में चले जाते हैं कि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सजा याफ्ता है, लिहाजा उसके कहने के ऊपर वज़ीर आला तब्दील नहीं हो सकता। ये कानूनी जवाब दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पावर शो करना शुरू कर देते हैं। फिर मीडिया में खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि जनाब 30 बंदे टूट गए तो 25 बंदे टूट गए। जो हकीकी ग्राउंड पे सूरत हाल है वो है तो यानी लोग नाराज हैं, सुहेल अफरीदी से लोग नाराज हैं। लेकिन क्या वो इमरान खान के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल के जा सकते। यहां पे कोई कानूनी जवाब बनाना पड़ेगा इन लोगों को अगर इस्तेमाल करना है तो। लोग नाराज जरूर हैं और इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितना बताया जाता है कि 30 नाराज हो गए या 40 नाराज हो गए। नहीं, हुकूमत कहती है कि 72-75 लोग उनसे आकर मिले, जबकि 92 टोटल तादाद है। और उसमें तो वो बताते हैं कि कुछ हज करने गए हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, कुछ शादियों वगैरह में मसरूफ हैं। तो लोग अलग अलग जगहों पे, गिलगित बल्तिस्तान में भी 2-4 लोग गए हुए हैं। तो वो ये कहते हैं जनाब हमारे नंबर पूरे हैं। हाँ, नाराज लोग जो हैं, जो हुकूमत खुद क्लेम करती है, वो कहती है 3-4 लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं। लेकिन मैंने वहां पे जो मकामी सहाफियों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो हकीकतन सुहेल अफरीदी से नाराज हैं और उनकी नाराजगी की माकूल वजूहात भी हैं और वो ये वजूहात इमरान खान के सामने भी फ्यूचर में रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है। अब ये जो दावा किया रिजवान गलजी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि एक्चुअली ये जो खबरें चलाई जा रही हैं ना कि 30 बंदे हैं तो 25 बंदे हैं तो 27 बंदे हैं, ये खबरें सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा तेज हो जाए और आईनी अदालत से सुहेल अफरीदी के खिलाफ फैसला करवा ले। अगर वो फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर दोबारा चॉइस अली अमीन गंडापुर साहब समझते हैं कि वो होंगे। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे बनेगी? ये सुहेल अफरीदी साहब को अगर ऐसे निकाल दिया गया तो वो पब्लिक में मकबूल भी हो जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब से गलती ये हुई कि उन्होंने अपना मौका काफी हद तक जाया किया। वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते थे। ये साजिशें उनको इसलिए इनका सामना करना पड़ रहा है कि जिस काम के लिए उन्हें इमरान खान साहब लाए थे वो काम शुरू नहीं कर पाए। हालांकि उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असल बात है, जो मुराद सईद ने भी कही, जो और बहुत सारे लोगों ने कही, कि नौजवानों को इकट्ठा करके एक बड़ी तहरीक चलाई जाए और नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए जहां से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाया जाए, जिसे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया था। लेकिन आप देखेंगे वो मामला अब कहीं नजर ही नहीं आता। तो यहां पे सुहेल अफरीदी से गलती हुई और उसका खमियाजा उन्हें जगह जगह भुगतना भी पड़ता है। नादरीन, ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए और ये ताज़ा कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहाना ही चाहिए होता है कीमतें बढ़ाने के लिए। ये अभी फिर कीमतें बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में 10 रुपए बढ़ती है तो ये यहाँ पे 100 रुपए बढ़ा देते हैं। ऐसी ही वारदात पाकिस्तान में हमेशा डालते हैं। अब हुआ ये है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो उसको जवाब फराहम कर रहे हैं। यानी अब्बास अरागची ने जो बात की, देखिए ईरान का रवैया बहुत सख्त हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। एक उन्होंने कहा कि हम ज़लज़ले जैसा जवाब देंगे, बहुत खौफनाक। ईरान के पास ऐसा क्या आ गया है
या ऐसी कौन सी चीज उनके हाथ लग गई है कि अब वो बहुत खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ज्यादा मुज़ाकरात के अंदर, जबकि अमेरिका मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब ये बताया गया कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इराक के ऊपर अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हमने भी उनको बहुत मारा, इस किस्म का जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं इसको कोई इतना बड़ा वो नहीं समझता मामला। देखिए, जब अमेरिका ने लड़ाई करनी हो ना, तो अमेरिका एक पटाखे को भी बहुत बड़ा मसला बना सकता है, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं करनी तो फिर उन्हें बहुत मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको छोटी चीज लगते हैं, वो बड़ी बड़ी सूरत हाल को पी जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन बैकफुट में हैं, वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे ये बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका बगैर किसी मुआहदे के चीजों को लटका के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस सेविंग चाहिए वो वाली फेस सेविंग तो ईरान फिलहाल नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, कुवैत में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला है, जबकि 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने यह बताया, उनकी जो फोर्सेज हैं, कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हम पर मारे गए, इनमें से अक्सर को हवा में तबाह कर दिया। बहरीन में भी इसी तरह की चीजें रिपोर्ट हुई हैं और इराक में भी ऐसी ही चीजें रिपोर्ट हुई हैं। ईरानी फोर्सेज के मुताबिक ये जो नुकसान हुआ है, ये अमेरिकन पैट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आई है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ वीडियोज भी जारी की गई थी, कुछ दावा किया गया गुज़िश्ता रात कि अमरीकी इंटरसेप्टर जो है, जो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे थे, उनमें से कोई फट गया है या उसमें कोई नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब ईरान दावा कर रहा है कि ये वो वजह है कि यहां सिविलियन का नुकसान हुआ, हमने नहीं किया। जबकि कुवैत ने फौरी तौर पे ईरानी सफीर को ईरान से अपने मुल्क से निकलने के लिए कहा है और कुवैत उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है और कई जगहों से इसकी मजम्मत आई है। बहरहाल जो इराकची है वो ये कह रहे हैं जी हमने तो हमला अपने दिफा में किया है और इन मुकामात पर हमले कर रहे हैं जहां से अमेरिका को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और शिपिंग पर हमलों की इजाजत मिली हुई है। यानी ईरान कहता है ये हमारे जवाबी हमले, जिस जगह से हमारे ऊपर हमले होते हैं हम वापस वहीं पे अटैक करते हैं। अब ये इस हमले के बाद जो है वो सूरत हाल दोबारा से कशीदा हो गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान ने एक और धमकी लगाई है और ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान